हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो एनसीईआरटी हाइलाइट्स वाली सीरीज में ना हम जो भी एनसीईआरटी में चीजें आपको गिवन है उसको ही बस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनसीईआरटी की वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी, आप लोग को पता है ये पहली एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी की, हमारे फर्स्ट चैप्टर की। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। देखो ये डायग्राम बना है, इसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज करने से पहले क्या करते हैं, प्रॉपरली इसको हम क्लीन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर का यहाँ पर क्यों यूज करना होता है, बिकॉज जो मैग्नीशियम है वो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले से बैठा होता है और ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसने बनाए रखी होती है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नाउ बिकॉज ये प्रोटेक्टिव लेयर है तो ये इसको रिएक्ट नहीं करने देती है, इसीलिए हमें सैंड पेपर की हेल्प से इसको पहले रब करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को रब क्यों करना पड़ता है। सेकंड, यहाँ पर ना एक फ्लेम हमें देखने को मिलती है, वो फ्लेम कौन से कलर की है, तो यहाँ पर डैज़लिंग व्हाइट कलर की फ्लेम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये पाउडर कलेक्ट हो रहा है, किसका पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। क्योंकि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ना तो बर्निंग, कंबशन, हीटिंग सब ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो इसका कलर क्या है, इसका कलर भी व्हाइट है, फ्लेम का कलर भी क्या है, व्हाइट है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है सो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 मैग्नीशियम हो गए सो यहाँ पर 2। तो बस इस एक्टिविटी में इतना ही है, चाहो तो ये रीड भी कर सकते हो, सारी वही चीजें गिवन है। एक और चीज, कॉशन, यहाँ पर प्रॉपर स्टूडेंट्स को आई ग्लासेस पहनने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्लेम से बचने के लिए हमें आई ग्लासेस पहनना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, बस। तो ये पहली एक्टिविटी तो देखो इतना इजीली कंप्लीट हो गई। सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2, इसमें लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसके अलावा हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन का मतलब एक्वस सोल्यूशंस, इनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो पोटेशियम आयोडाइड मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको पता है एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ये चला जाता है इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2NO3 है, 2 में लिख दूंगी, 2 पोटेशियम और 2 आयोडीन, दिस विल बी द बैलेंसिंग। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इसके अलावा लेड आयोडाइड का येलो कलर का यहाँ पर PPT बनता है, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो ये हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें यहाँ पर येलो कलर का एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, ठीक है। तो बस डन। फिर थर्ड, हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, उसमें क्या ऐड कर दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, देखो रिएक्शन होगी, ये मेटल है, एसिड में डालोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंसिंग हो गई। यहाँ का मेन ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कि मतलब इसका एक डिटेक्शन टेस्ट भी है जिसको हम इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाओगे इस गैस के पास तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। इसके अलावा यहाँ पर जिंक क्लोराइड का कलर क्या होता है, सो व्हाइट। तो यहाँ पर कलर चेंज भी है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कलरलेस होता है बट जिंक क्लोराइड यहाँ पर व्हाइट कलर का होता है। सो कलर चेंज और इवोल्यूशन ऑफ गैस, 2 यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी लोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही फॉर्म होगा। तो बस यहाँ पर इतना सा ही आपको करना है। वी हैव टू हैंडल द एसिड विद केयर, क्यों, बिकॉज एसिड बहुत ज्यादा क्रोसिव होता है ना, हमारे हाथ को वो जला भी सकता है, जला एज इन बर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। आपको पता है, कभी अगर गिरा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो केमिकल इक्वेशन आखिरकार क्या होती है। जब भी आपको पता है मैथ्स में इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं, इक्वेशन में क्या करते हैं, LHS होता है, RHS होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है, वन स्टेटमेंट के फॉर्म में आप उसे लिखते हो ना, एक लाइन में बस रिप्रेजेंट कर देते हो। सेम केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन और रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब है कि दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर, कोई नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। जब आप उसको वन लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कह देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। वर्ड इक्वेशन मतलब आपने यहाँ पर सिंबल नहीं लिखा है, जैसे मैग्नीशियम लिखा है ना, उसका पूरा नाम लिखा है, अगर आप सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिख दोगे फिर वो सिंबॉलिक इक्वेशन हो जाएगी, और ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। LHS में जो भी लिखते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, RHS में हम जो भी लिखते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। बस बहुत ही सिंपल सी चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए LHS में भी और RHS में भी। जैसे यहाँ पर देखो ये एक इक्वेशन है, इसको ट्राई करना है हमें बैलेंस करने का। यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है ना। बैलेंस करने के लिए जो कोएफिशिएंट है हम उसको बदलते हैं, कभी भी सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलते हैं। जो बेस पे लिखते हैं ना उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, कभी भी सबस्क्रिप्ट नहीं बदला जाता है, ठीक है। क्या बदला जाता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हम आगे लिखते हैं। 3 आयरन है सो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके अलावा देखो 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, आगे से 4 लिख दूंगी। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2, टोटल कितने हो गए 8, यहाँ भी 8 लाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से 4 लिख दूंगी। तो बस आपको चेक करना है कि हर एक एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम सेम है या फिर नहीं। इस तरीके से पूरी बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो फिजिकल स्टेट लिखना भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मेंशन करा गया है क्वेश्चन में कि मेंशन द फिजिकल स्टेट्स, तब वो कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज फिजिकल स्टेट आप नहीं मेंशन करोगे, नॉर्मली कोई भी रिएक्शन लिख दोगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करी है, बट फिजिकल स्टेट मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर हम मेंशन कर देंगे तो ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देगा। ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उस रिएक्शन के बारे में जब हमें फिजिकल स्टेट्स पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में हम ले रहे हैं, H2O पानी है, हम कहेंगे लिक्विड है तो L लिख दिया, बट नहीं, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है ना वो गैशियस स्टेट में होती है, स्टीम के साथ होती है, और स्टीम तो हमारे पास गैशियस स्टेट में है, तो यहाँ पर L नहीं आएगा, यहाँ पर G आएगा। तो फिजिकल स्टेट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। टू मेक एनी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, सो दैट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ H2O लिखा है तो हमें पता नहीं है ये पानी है, आइस है, स्टीम है, क्योंकि सबका फॉर्मूला H2O ही होता है। बट जब हमने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी तब हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक्चुअल में रिएक्शन स्टीम के साथ होनी है, पानी के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 2 रिएक्शंस हमने लिखी हुई हैं। ये 2 रिएक्शंस किसकी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हैं, ठीक है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये वाली तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहली वाली। 2 रिएक्टेंट्स हैं मेरे पास, रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जहां भी 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इनका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जुड़ जा रहे हैं, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हीट या फिर एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अच्छा यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है, गलत तो नहीं बताया है, बट ये जो रिएक्शन लिखी है ना यहाँ पर, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, दिस इज एंडोथर्मिक, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई वो बिल्कुल सही है, बट उसकी मैं यहाँ पर सही इक्वेशन लिख देती हूँ, वो ये वाली आएगी, C6H12O6 प्लस यहाँ पर क्या होता है O2, 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O बनता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हीट तो नहीं, एक्चुअली सिर्फ हीट नहीं लिखेंगे हम, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वुड बी अ बेटर वर्ड। यहाँ पर एनर्जी इवॉल्व हो रही है,
ठीक है, यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब देखो समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एंडोथर्मिक है, ये वाली एक्सोथर्मिक है। इसको क्या कहते हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं, दिस इज रेस्पिरेशन। और ये क्या है हमारे पास, आप सभी लोग को पता है, ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर यहाँ पर 6H2O लिखोगे और यहाँ पर H2O नहीं लिखोगे, वो वाली भी सही है, मतलब इसका जस्ट उल्टा अगर आप कर दोगे ना, वो भी सही इक्वेशन होगी फोटोसिंथेसिस की। कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन थी, यहाँ पर कौन से प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, वो भी आप किसी इक्वेशन में मेंशन कर सकते हो। अगेन इट इज नॉट कंपलसरी, ये सिर्फ हम तब मेंशन करते हैं सो दैट हमारी कोई भी रिएक्शन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन सके। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर इवॉल्व हो रही है ना रेस्पिरेशन में, तब ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तब जाके रिएक्शन हो रही है, एंड हेंस ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है नेचर में। समझ में आ गया? चलो ये डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या उससे ज्यादा क्या होंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, एक सिंगल बनेगा प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, पानी में डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हीट इवॉल्व हुई तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसके अलावा दो रिएक्टेंट्स थे, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो हाथ लगाएंगे, टेम्परेचर हमें ज्यादा फील होगा, वी विल फील हॉट हेयर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ये वाली रिएक्शन अभी बता ही दी है, रेस्पिरेशन वाली, यहाँ पर भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। जो डिकम्पोजिशन होता है ना वेजिटेबल मैटर का, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है, हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये एंडोथर्मिक नहीं है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे ना डिकम्पोजिशन का नाम समझ के कह देते हैं एंडोथर्मिक है, जबकि ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यहाँ पर उल्टा होगा, कॉम्बिनेशन में जुड़ रहे थे, यहाँ पर टूटेंगे। अगर एक मेरे पास रिएक्टेंट है, वो 2 या 3 प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से ये सारे ही एंडोथर्मिक होते हैं इन नेचर। देखो एक्टिविटी 1.5 है, फेरस सल्फेट को आप हीट कर रहे हो, उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है हमें बस वो देखने हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ना ग्रीन कलर के होते हैं, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के भी होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करते हो ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाते हैं, तो हमें एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है। एनहाइड्रस सॉल्ट जो मिलता है वो व्हाइट कलर का होता है। फर्दर उसको आप और ज्यादा हीट करते हो तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कलर चेंज क्या होगा? जो फेरिक ऑक्साइड है उसका कलर है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है, इसकी काफी पंजेंट स्मेल होती है, मतलब बुरी सी स्मेल होती है। तो ये हमारे पास मेन ऑब्जर्वेशन हो गए। ठीक है, और रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, तो बस आपको इतना ही देखना है। क्या ऑब्जर्वेशंस थे? 2 ऑब्जर्वेशंस है मेन। एक तो कलर चेंज, इनिशियली क्या था ग्रीन, एंड प्रोडक्ट जो मिला उसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन। ऑल्सो पहले कोई गैस तो इवॉल्व हुई नहीं थी, बट उसके बाद गैस इवॉल्व हो रही है विद पंजेंट स्मेल। तो 2 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हैं, कलर चेंज और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पर ले रहे हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होता है ये, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, विच मीन्स ऐड नहीं हो रहा है तो प्लस हटा देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन हो रहा है। हीट कर रहे हैं तो ये टूट जा रहा है, किसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसका कलर क्या था, इसका कलर था व्हाइट। जैसे ही आपने इसको हीट करा तो कलर आपको येलो देखने को मिला, येलो रेसिड्यू एक बचा। ठीक है, तो वो किसका है, लेड ऑक्साइड का है। फिर एक गैस बाहर आ रही है ब्राउन कलर की, वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। और ऑक्सीजन गैस तो हमें पता है वो तो कलरलेस ही होती है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी है, एक तो कलर चेंज है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस।
तो बस इतना ही है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, जहां पर भी हीट प्रोवाइड करने के बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कि इसमें और इसमें प्रीवियस वाले में, उन दोनों को ही हम क्या कह रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो पानी का, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ये कहलाता है। पानी का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट सी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दे रहे हैं पानी में। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों डाल रहे हो, तो रीजन बहुत ही सिंपल है, सो दैट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि हमें पता है पानी एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, बट हमें तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होनी चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये पूरा सेटअप हमने कर रखा है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक आपने मग ले रखा है, 2 होल्स यहाँ पर ड्रिल करें, रबर स्टॉपर इंसर्ट करा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करें, फिर टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके उसके ऊपर डाल दी, फिर इसमें पानी फिल करा, बैटरी से कनेक्ट करा और इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। ये एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलिसिस पूरा करवा दिया। अब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। ठीक है, किसका, पानी का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, H2O। तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिससे भी वो मिलके बना होता है ना उसी में टूटता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, बैलेंस कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर अकर करेगी। क्लियरली आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 2 है, जबकि ऑक्सीजन का 1 है, विच मीन्स 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैटायन जाता है कैथोड पे, जब H2O आयनाइज होगा ना तो वो H+ और OH- में आयनाइज होगा। ठीक है, ये कैटायन है, कैटायन जाता है कैथोड पे, ये अगर कैथोड पे जाएगा तो ऑब्वियसली H2 गैस मुझे यहाँ मिलेगी, समझ में आ रहा है। ये है एनायन, ये जाएगा एनोड पे, तो ऑब्वियसली एनोड पे मुझे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ज्यादा क्यों है उसका रीजन हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो बस ये क्वेश्चंस यहाँ पर से पूछे जाते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, इसमें हमने क्या करा है, इसमें देखो हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया है जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब इसको हमने ना सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ग्रे कलर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, कौन सा टाइप है यहाँ पर डिकम्पोजिशन का, सो इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर लाइट प्रोवाइड हो रही है, लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तब जाके डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड था, व्हाइट था कलर में, सनलाइट में एक्सपोज करा तो ये टूट गया। ठीक है, ग्रे कलर का सिल्वर यहाँ पर ऑब्टेन हुआ, जिसकी वजह से इनिशियली उसका कलर क्या था, व्हाइट, फिर हमें ग्रेश अपीयरेंस आ गई बिकॉज इसका डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड अगर आप लोगे, ये होता है येलो कलर का, अगेन इसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो, सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर वापस से हमें ग्रेश अपीयरेंस आ जाएगी। और ये दोनों जो रिएक्शंस है ना, इन दोनों रिएक्शंस का यूज हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ये चीज भी आप लोग याद रखना। फिर हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर आयरन नेल ले रखी है, आयरन नेल को हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर का। तो क्या होगा, यहाँ पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट का यहाँ पर सोल्यूशन बना देगा। तो ये जो ब्लू कलर था ये चेंज हो जाएगा पेल ग्रीन कलर में।
ठीक है। इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को मैंने बता रखी है। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। दिस इज द सिंपल ट्रिक। शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है, देख लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो बस इस पूरी एक्टिविटी में आपने वही कर रखा है। आप कंपेयर करोगे, आपने आयरन नेल को डाल दिया है कॉपर सल्फेट में, तो इस आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। क्यों आ रहा है वो रेडिश ब्राउन कलर? वो आ रहा है इस कॉपर की वजह से, क्योंकि कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। और जो बाहर आपने आयरन नेल रखी हुई है उसका कलर क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा जैसे होता है, ठीक है। बट इस वाले पे रेडिश ब्राउन अपीयरेंस आ जाएगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। और जो सोल्यूशन का कलर था, देखो पहले ब्लू है, फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। चलो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यहां पर प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसीलिए इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट हमको लेना है, Na2SO4 होता है, इसमें डाल दो बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे, मिक्स करोगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पर मिल रहा है, और वो किसका है? वो है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। बस देखो, इतना सिंपल है। दिस इज द फिगर तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं केमिस्ट्री में, बस आपको जो रिएक्शंस हैं वो देखनी है, जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना है, ठीक है। तो ये भी बस हो गया हमारा कंप्लीट। फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इधर पे देखो हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, उसको चाइना डिश पे रख के हीट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर चाइना डिश है, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करेंगे तो कॉपर किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही आप कॉपर को हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है ब्लैक कलर का। तो कलर चेंज हुआ ना, यहाँ पर रेडिश ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो गया। फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो कोटेड सब्सटेंस है इसके थ्रू हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, तो वापस से जो रेडिश ब्राउन अपीयरेंस है वो वापस आ गई, क्योंकि कॉपर यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन है, कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ऑक्सीजन के लॉस को हम रिडक्शन कहते हैं, और हाइड्रोजन के एडिशन को भी हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो H2 चेंज हो रहा है H2O में, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर जहाँ भी हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो बस इस एक्टिविटी में भी कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग को मैंने बता दिए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक कोटिंग आ गई है, ब्लैक कोटिंग रिमूव करनी है तो क्या करोगे? तो यू विल पास हाइड्रोजन गैस थ्रू इट, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, बस हमारा डन हो गया है। दिस वाज द लास्ट वन। हमने बहुत ही यार अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट एनसीईआरटी हाइलाइट्स। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को मैंने बता दी हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। कंप्लीट एक तरह का ये वन शॉट ही था, तो अगर आप लोग को हेल्प मिली है तो यार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, और सभी लोग को यार ऑल द बेस्ट।